तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फिक्स सुगंधु में। तो डे 3 के बारे में बात करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, तो उसमें अब देखो मैच जो कि बहुत ही रोमांचक स्थिति में आप पहुंचा है। जहां पर आप देखोगे जब दूसरे दिन का गेम हुआ था तो टीम इंडिया 46 रन पर ऑल आउट हो गई थी और न्यूजीलैंड ने 134 रन की लीड ले ली थी। तो काफ़ी एक तरह से बैकफुट में टीम इंडिया थी। लेकिन जो मैच का तीसरे दिन था और दूसरा दिन जहां पे एक तरह से गेम पॉसिबल हो पाया है, वहां पर आप देखोगे तो आज के दिन पर अब देखो दोनों ही टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला है। लेकिन अभी भी अब देखो न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी आगे है और कल का दिन एक तरह से डिसाइड करेगा ये मैच जो कि वो इंडिया की तरफ जाएगा या न्यूजीलैंड की तरफ जाएगा, या फिर इस मैच में ड्रॉ भी पॉसिबल हो सकता है। हालांकि जो तीसरा ऑप्शन है ड्रॉ का, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी भी देखो 2 दिन बाकी हैं और अगर वहाँ पे बरसात नहीं होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी है कि 100% वहाँ पे रिजल्ट आएगा। अभी के हिसाब से न्यूजीलैंड के फेवर में ज़्यादा है, लेकिन इंडियन टीम को आपको पता है कि घर के कंडीशन में वो मतलब उतना इजी नहीं रहता है उनको हराना, अनलेस एंड अनटिल कोई आप मैजिक कर दो। तो वही मैजिक की तलाश में एक तरह से न्यूजीलैंड टीम है। तो बात करेंगे पूरे दिन की, तो जैसा कि आई थिंक डे 2 का एंड हुआ था और 134 रन की लीड थी न्यूजीलैंड के पास, तो उस लीड को उन्होंने और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया। 180 पर 3 से उन्होंने 402 पे एक तरह से फिनिश किया और 356 रन की एक बहुत बड़ी लीड उनको मिली, जिसमें अगर आप देखो तो डेवन कॉनवे ने तो शानदार पारी खेली थी। और साथ ही देखो उनके जो टीममेट है आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर रचिन रविंद्र, उनका एक तरह से होम टाउन है बैंगलोर, तो वहाँ पे देखो उन्होंने कमाल की सेंचुरी जड़ दी। और नीचे भी आप देखो टीम सऊदी ने आके जो बचा कुचा एक तरह से काम था वो कर दिया। जो पार्टनरशिप हुआ रचिन रविंद्र और टीम सऊदी के बीच, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था और वही एक तरह से पुराना जो एक तरह से टीम इंडिया का प्रॉब्लम रहा है कि टॉप ऑर्डर को हम इजीली आउट कर देते हैं और फिर जो लोअर ऑर्डर है वो एक तरह से तंग करती है। तो वंस अगेन देखो उसी का शिकार बने। एक वक्त पे लग रहा था कि 260-70 के आसपास हम ऑल आउट कर लेंगे न्यूजीलैंड को और ज़्यादा से ज़्यादा 220-30 रन की उनके पास लीड होगी और फिर हमें एक तरह से प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगा दूसरे इनिंग्स में बहुत अच्छा बैटिंग करके मैच में एक तरह से कुछ जान डाल दे। बट हुआ ये कि एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप लग गई वहाँ, जिसके चलते अब देखो हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। हालांकि उसके बाद देखो टीम इंडिया ने ज़बरदस्त बैटिंग की है, लेकिन गलत वक्त पे और गलत तरीके से विकेट गिरे हैं। पहले तो देखो जायसवाल और रोहित ने अच्छा स्टार्ट किया था, बट जायसवाल बड़ी पारी खेलने पे आउट हुए। रोहित शर्मा ने एक अच्छा अर्धशतक ज़रूर जड़ा, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से वो आउट होकर गए हैं। और उसके बाद विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा अनलकी फील करेंगे, दिन के आखिरी बॉल पे वो आउट होके गए हैं। सब कुछ उन्होंने मेहनत कर ली थी, बिल्कुल एंड मोमेंट पे जाके पे एकदम तैयार थे कि आज का दिन हम निकाल देंगे और कल फिर से आके यहीं से शुरुआत करेंगे, बट बिल्कुल आखिरी बॉल पे ग्लेन फिलिप्स के द्वारा वो आउट हुए। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था और वंस अगेन देखो शतक से चूक गए। एक अच्छी पारी खेली ज़रूर है, बट अभी भी देखो टीम इंडिया जो कि 125 रन से पीछे हैं, 231 रन पर भी 3 आउट हैं और अभी भी देखो 2 दिन का गेम बचा हुआ है। तो खैर अगर हम स्कोर कार्ड के बारे में बात करें तो जब एक तरह से न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया तो जो फर्स्ट सेशन था उसका पहला हाफ इंडिया के लिए अच्छा रहा था, जहां पर उन्होंने विकेट निकाली थी। इसमें देखो डैरल मिचेल 18 पे आउट हो गए, फिर टॉम ब्लंडल ने भी आप देखो सिर्फ 5 रन किए हैं, ग्लेन फिलिप्स के 14 है, मैट हेनरी के सिर्फ 8 रन है। तो यहाँ पे देखो विकेट लगातार गिर रही थी, 4 विकेट हमने निकाल दिए थे, तो 3 विकेट से 7 विकेट हो गया था। बट वहीं पे देखो रचिन रविंद्र खड़े थे और उनका साथ दिया टीम सऊदी ने। एक वक्त पर आप देखोगे 233 रन पे 7वां विकेट गिरा था, जहाँ पे मैट हेनरी आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद देखो 137 रन की पार्टनरशिप हुई सऊदी और रचिन रविंद्र के बीच, और जिसके चलते आप देखो 402 तक एक तरह से पहुँच पाई। यहाँ पे देखोगे तो रचिन रविंद्र ने 157 बॉलों में 134 रन किए हैं, 13 चौके और 4 छक्के मारे हैं। ज़बरदस्त बैटिंग का एक तरह से प्रदर्शन उन्होंने किया। बहुत अच्छा खासा उनको एक तरह से आइडिया है इन कंडीशन का, क्योंकि पिछले साल आप देखो वर्ल्ड कप यहीं पे खेले थे, फिर इसी साल आईपीएल का भी उनको एक्सपीरियंस हो गया था और बहुत अच्छे प्लेयर है, स्पिन के पेस को भी उतना अच्छा खेलते हैं। तो कुछ ज़बरदस्त शॉट्स हमें देखने को मिले। आखिर में भी देखो वही शॉट खेलते हुए आउट हुए, लेकिन उससे पहले देखो डैमेज कर चुके थे। और टीम सऊदी ने भी आप देखो 65 रन किए हैं 73 बॉलों में, 5 चौके और 4 छक्के उन्होंने मारे हैं। यहाँ पे देखो तो टीम सऊदी ने तो इंडिया के स्कोर को भी पार कर दिया, 46 टीम इंडिया ने किया था, जबकि टीम सऊदी ने ये बना दिया। हालांकि ये देखो ये एक वन ऑफ इंस्टांस है जो कभी कभार ही होता है। खैर टीम सऊदी के बारे में कहें तो उनके पास तो खैर ठीक ठाक क्वालिटी है बैटिंग में,
अच्छे खासे एक तरह से छक्के लगाते हैं टेस्ट क्रिकेट में। आई थिंक उनके जो नंबर ऑफ सिक्सेस है वो तो काफ़ी बड़े सुपरस्टार खिलाड़ियों से ज़्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं अभी उन्होंने कितने छक्के मारे हैं, तो एक मिनट, अगर आप देखो उन्होंने 89 सिक्सेस मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में। इतने तो प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं मार पाते हैं। तो बहुत अच्छा एक तरीके से पार्टनरशिप उन दोनों के बीच रहा। जितना आप शायद बोलोगे न्यूजीलैंड के लिए फ़ायदा कर गया, उतना एक तरह से इंडिया के लिए बुरा कर गया, क्योंकि आप चाहते थे कि कम से कम स्कोर में रोको। तो वहीं पे देखो जो 137 रन की पार्टनरशिप बनी, उसमें से अगर आप 100 रन भी निकाल दो तो इस वक्त अगर इंडियन टीम के बारे में सोचो, वो शायद अभी लीड कर रहे होते और बहुत अच्छे खासे पोजीशन पे होते, जहाँ पे हम बोलते कि अभी ये मैच हम जीत सकते हैं। बट अभी भी क्या है, जो 100 रन एक्स्ट्रा बन गए हैं वही अब एक तरह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट करा रहा है। अगेन जो डेफिसिट है अभी भी 125 रन का, उसे हमें कम कराना होगा और उसके बाद ही एक तरह से जब विकेट बचेगा हाथ में तब जाके सोच सकते हैं। नॉर्मली देखो ये चौथा दिन का एक तरह से गेम होगा, बट ये तीसरे दिन की पिच होगी, तो बैटिंग अभी भी उतनी मुश्किल नहीं होगी। जहाँ तक इंडियन गेंदबाजों की बात करें तो 3-3 विकेट कुलदीप और रविंद्र जडेजा को मिला, 2 विकेट सिराज को मिले थे और एक विकेट जो कि अश्विन और बुमराह को मिला। लेकिन इसमें देखो जो हमारे स्पिनर्स थे वो थोड़े से महंगे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट अच्छी खासी पिटाई हुई है। स्पेशली रविंद्र ने बहुत अच्छा एक तरह से लीड किया है तीनों स्पिनरों को। पेसर्स में भी अगर आप देखोगे तो सिराज भी महंगे साबित हुए हैं। इकलौते बुमराह ने एक तरह से टाइट स्पेल डाला है, बट बुमराह को आप एक तरीके से हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी एक तरह से बॉलिंग फेलियर भी रही है। बट ओवरऑल देखो आई थिंक इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे और भी कष्ट कर सकता है। ये हम सालों से देखते आ रहे हैं। अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें, 2018 में बहुत अच्छा खासा चांस था हमारे पास इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में, बस इन्हीं रीज़न के वजह से हम एक तरह से वहाँ पे सीरीज़ जीत नहीं पाए थे, क्योंकि नंबर 7-8 पे उनके टेलेंडर आके रन बना रहे थे। तो आई थिंक उस चीज़ को हमें बेहतर करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ एक तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। खैर जहाँ तक टीम इंडिया की बात करें, जो बैटिंग रही है सभी बल्लेबाजों को एक तरह से स्टार्ट मिला है। इसमें देखो जायसवाल ने 35 किए हैं, रोहित ने भी 52 किए हैं, विराट 70 पे आउट हुए हैं और 70 पे ही सरफराज नाबाद हैं। खैर अभी भी देखो ठीक ठाक बैटिंग दिख रही है और आने वाले जो बैट्समैन भी है, ऋषभ पंत है, अब थोड़ा सा दिक्कत ये है कि उनको इंजरी हो गया था, उनके नी में बॉल लगा था, जिस नी में उनकी सर्जरी हुई थी। तो अभी देखना पड़ेगा कितने एक तरह से वो फिट हैं, क्या वो बैटिंग करने आते हैं कि नहीं। आई थिंक पैड पहन के बैठे हुए तो डेफिनेटली बैटिंग करने ज़रूर आएंगे, बट कितना एक तरह से वो फिट हैं क्रूशल रहेगा उनका एक तरह से इनिंग। साथ ही केएल राहुल बड़े प्रेशर सिचुएशन में वो एक तरह से फेल हो जाते हैं, इनके लिए वंस अगेन वो सिचुएशन आ गया है और यहाँ से उनको एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। ये भी देखो कि सरफराज ने अपना चांस जो कि बहुत अच्छी तरीके से काउंट किया है। अब जब नेक्स्ट मैच में शुभमन गिल एक तरह से रिटर्न करेंगे तो फिर एक तरह से डिबेट होगा कि केएल राहुल या सरफराज खान। तो उस केस में अगर केएल राहुल से रन नहीं आते हैं तो फिर हो सकता है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो आई थिंक बहुत अच्छा चांस है और उसके बाद तो जड्डू और अश्विन को भी आना होगा। तो अभी भी देखो सरफराज बैटिंग कर रहे हैं, 4 और बैट्समैन हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो टीम इंडिया की कोशिश जरूर होगी कि इस मैच से कुछ ना कुछ एक तरह से प्रोड्यूस किया जाए, बट आई थिंक स्टेप वाइज हमें चलना पड़ेगा। पहले तो एक तरह से यही रहेगा कि फर्स्ट सेशन में अगर सरफराज और ऋषभ पंत टिक के खेलते हैं तो फिर जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। मेरे हिसाब से हमें एक सेशन ही लगेगा उसे हटाने के लिए, अगर ऋषभ और सरफराज दोनों बैटिंग करते हैं, और उसके बाद ही एक तरह से हम जीत के बारे में सोच सकते हैं या मैच बचाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे क्रिटिकल रहेगा जो विकेट्स हैं, क्योंकि एक विराट कोहली खड़े हुए थे, तो अगर वो नॉट आउट जाते और कल वन सेकेंड वो बैटिंग करने आते तो एक भरोसा रहता है कि विराट है, सरफराज है, तो गेम चलेगा। बट अभी विराट नहीं है, अभी ऋषभ आएंगे, तो अभी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से हम विकेट बचाते हैं और साथ ही रन भी एक तरह से बनाते हैं। एक अच्छी चीज़ टीम इंडिया के लिए ये रही है जो दूसरे इनिंग्स में अभी तक रन रेट जो कि वो बहुत ही बढ़िया रहा है। सभी बल्लेबाजों ने एक अच्छे टेम्पलेट के साथ, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग किया है, जिसके चलते आप देखो अभी भी इस मैच में जान बचा हुआ है। और अगर टीम इंडिया ने कल का एंटायर दिन बैटिंग कर लिया और कहीं ना कहीं दिमाग में आई थिंक टारगेट ज़रूर होगा 180 या 200 के आसपास, तो वो आखिर दिन पे चेस कर पाना न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा। अभी भी देखो बहुत ज़्यादा आगे की सोच है, बट ये हो सकता है टीम इंडिया कर दे। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। उनको कल एक तरह से चांस मिलेगा जब एक तरह से सवेरे आएंगे, 1-2 विकेट और निकाल देते हैं पहले सेशन में, आई थिंक बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए। वो तो यही चाहेंगे कि जितना भी एक तरह से अभी रन बचा हुआ है 125 का, उसी में निपटा दे टीम इंडिया को। लेकिन अगर उनको चौथे इनिंग्स में बैटिंग करना भी पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा वही चाहेंगे कि 50-60 रन नहीं मिले, उससे ज़्यादा वो एक तरह से नहीं चाहेंगे कि हमें एक तरह से चेस करने को मिले। क्यों एक तरह से वो रिस्क लेना चाहेंगे इंडियन स्पिनर के अगेंस्ट, वो भी 3-3 क्वालिटी के हैं।
तो लेट्स सी कि कल एक तरह से किस तरह से टीम इंडिया परफॉर्म करती है या उनके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। खैर बहुत डोमिनेटिंग एक तरह से साइड है टीम इंडिया अपने घर पे। एक आधा मैच इधर उधर हो सकता है, बट उसमें भी हम एक तरह से यही चाहेंगे कि टीम इंडिया जो कि कड़ी टक्कर दे। तो लेट्स सी कि अगले 2 दिन में क्या एक तरह से घटता है। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए इसे। साथ ही आप देखो कमेंट सेक्शन में कुछ अगर बताना चाहते हो, कुछ फीडबैक देना चाहते हो, डेफिनेटली दे सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।